प्यारे बच्चों नमस्कार। आपकी जितने फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। और हम बात कर रहे थे क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी यानी वेव ऑप्टिक्स, और ये बच्चों उसका लेसन नंबर 2। तो बच्चों अभी तक की कहानी में हमने ये बात कर ली थी कि न्यूटन भैया जो हमारे कुछ प्रभावों को समझा नहीं पाए थे। सबसे पहले ऑप्टिक्स की बुक उन्होंने दे दी, अपना उन्होंने एक सिद्धांत भी दिया। उस सिद्धांत के बेसिस पे उन्होंने बोला कि जो हमारे प्रकाश के कण है वो छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में होते हैं, लेकिन वो कुछ चीजों को जैसे कि विवर्तन को और हमारे प्रकाश के ध्रुवण को या व्यतिकरण को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो फिर हमारे हाइगन भैया आए और हाइगन भैया ने हमारा एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था उनका तरंग सिद्धांत। लेकिन उस टाइम पर उनको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली 1678 के आसपास। तो फिर बाद में जब हमारे मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट करा, अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में उन्होंने बताया कि प्रकाश चलता है, तब जाकर के लोगों को समझ आया यार जो हाइगन बात बोल रहा था ना कि प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है, वो बात बिल्कुल सही थी। ठीक है, फिर बाद में हमारे आइंस्टीन भैया है, उन्होंने बोला यार प्रकाश की द्वितीय प्रकृति होती है, वो पार्टिकल नेचर भी करता है, मतलब कण की तरह व्यवहार भी करता है और हमारे तरंग की तरह भी व्यवहार करता है, लेकिन वो बाद की बात है। तो इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस बच्चों किस पर था? इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस था हमारे हाइगन के सिद्धांत पर। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली थी कि हाइगन ने क्या बोला था। जैसे देखो ये पानी की ड्रॉप जैसे ही हमने पत्थर को पानी में डाला, इसमें कुछ रिपल्स उत्पन्न होने लग गई, इस तरीके से कुछ वेव्स इसमें प्रोड्यूस होने लग गई। तो ये जो वेव्स है, इसी तरीके से उन्होंने बोला हमारा प्रकाश भी चलता है कि भाई कुछ स्रोत है और स्रोत से तरंगाग्रों के रूप में वेव फ्रंट्स की फॉर्म में प्रकाश आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला था। और मैंने आपको लास्ट क्लास में यह भी बता दिया था कि जो प्रकाश की दिशा होती है वो इन तरंगाग्रों के लंबवत होती है। मैंने आपको यह भी बताया था कि तरंगाग्र 3 प्रकार की होती है, गोलीय, बेलनाकार और समतल। इसके बाद हमने ये भी बात की थी कि तरंगाग्र आखिर फॉर्म कैसे करते, बनाते कैसे। ठीक है, तो बच्चों उसी की कंटिन्यूटी में, क्योंकि हमारा लास्ट में लेसन बड़ा हो रहा था, तो उसी की कंटिन्यूटी में कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड पहले करेंगे, फिर इसके बाद बात करेंगे हमारे हाइगन के सिद्धांत में आखिर कमियां क्या थी, क्यों इनका सिद्धांत भी रिजेक्ट हो गया, और इसके बाद हमें एक नए सिद्धांत जो कि प्लांक ने दिया था उसके बारे में डिस्कशन करना पड़ा। ठीक है, चलो तो आज का गोल देखते हैं बच्चों। आज का हमारा यही गोल है। आज सबसे पहले हम हाइगन्स के सिद्धांत को थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, उनकी कमियों के बारे में बात करेंगे, और साथ में बच्चों क्योंकि मैंने आपको बोला कि हाइगन का सिद्धांत व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा उनकी व्याख्या तो कर ही रहा है, साथ के साथ जो पहले जिनकी व्याख्या कर चुका है हमारा न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत है यानी हमारा अपवर्तन और परावर्तन, उसकी भी व्याख्या करके बताएगा कौन? हाइगन का हमारा सिद्धांत जो था। ठीक है, तरंगाग्र के बारे में जो उन्होंने बताया था। ठीक है, तो आज उसमें हमें क्या समझना है? उसमें हमें सिर्फ परावर्तन के नियम की व्याख्या करनी है, क्योंकि और अगर हमारे पास टाइम बचता है, लेसन हमारा लंबा नहीं खिंचता है, तो हम अपवर्तन वाले नियम की बात करेंगे। अदरवाइज हमारा मेन गोल है हाइगन के सिद्धांत के कुछ एग्जाम्पल्स देखना और साथ के साथ परावर्तन ये नियम की उनसे व्याख्या करना तरंग सिद्धांत से। ठीक है बच्चों, चलो तो आज का हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। हाइगन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, एक बार वापस मैं आपको तरंगाग्र कैसे बनते हो बता देता हूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको लीनियर सोर्स के लिए बताया था, मतलब अगर एक रेखिक स्रोत हो तो उससे तरंगाग्र कैसे बनाते हैं। आज थोड़ा कर्व ले लेते हैं, वक्रित ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई एक तरंगाग्र है और इस तरंगाग्र में अलग अलग बिंदु हैं। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट, ऐसे 3-4 अपन ने पॉइंट ले लिए। इन पॉइंट को नाम दे देते बच्चों ए, बी, सी, डी और ई। और मान लीजिए प्रकाश इस माध्यम में, जिस भी माध्यम में ये तरंगाग्र बन रहे हैं, यहां पे हमारा स्रोत है, यहां पे हमारा क्या बच्चों? सूरज नहीं, स्रोत है ना, ये हमारा क्या है? स्रोत यानी सोर्स है। यहां से हमारा प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो एक तरंगाग्र ऑलरेडी बन चुका है। ये तरंगाग्र के ऊपर जितने भी बिंदु है वो इसके आगे आने वाले तरंगाग्रों के लिए द्वितीयक जो हमारे तरंगाग्र है उनके लिए स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो ब्लैक मीडियम है जिसमें हम इसको बना रहे हैं उसमें प्रकाश का वेग कितना बच्चों? प्रकाश का वेग है हमारे पास v। तो इस माध्यम में प्रकाश का वेग बच्चों कितना मान के चल रहे हैं हम? v। तो t समय बाद बच्चों, t समय बाद जो प्रकाश दूरी तय करेगा
वो कितनी करेगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है, वे कितना है v, और दूरी कितनी हमारे पास v इंटू टी। तो बच्चों हम क्या बोले थे, हमने बोला था हम इतनी ही दूरी के चाप काटते हैं, पूरा वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लो हमने इस तरीके से वृत्त ड्रॉ कर लिए, इस तरीके से, ये पहला वृत्त, ये दूसरा वृत्त। अच्छा, इनकी त्रिज्या कितनी है बच्चों, इनकी त्रिज्या हमारे पास vt। ठीक है ना, इनकी त्रिज्या कितनी है, इन गोलों की, इन वृत्तों की, गोलों की नहीं, वृत्तों की त्रिज्या कितनी है, vt। ठीक है ना, आप आगे का भी बनाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, सबकी त्रिज्या कितनी है बच्चों, vt है, और ये इनके केंद्र है। इनको केंद्र मान करके अपन ने वृत्त ड्रॉ कर लिया। तो बच्चों इन वृत्तों के आगे वाले जो कर्व्ड पार्ट है, ठीक है ना, ये जो वक्रित भाग है, इसको मिलाएंगे अपन और एक और हम तरंगाग्र बनाएंगे। तो हम आगे वाले पार्ट को इस तरीके से मिलाते हैं। ये देखिए हमने मिलाया और मिलाने के बाद थोड़ा ज्यादा कट गया ये, इसको वापस बनाते हैं। तो ये मिला देते हैं अपन। तो देखो मिलाने के बाद इसको टच कर करके अपन बनाएंगे, तो ये हमारा एक और तरंगाग्र बन गया। ऐसे आगे एक और बनेगा, एक और बनेगा। इस तरीके से हमारा प्रकाश आगे की तरफ बढ़ेगा, और प्रकाश की दिशा क्या होगी बच्चों, इसके लंबवत होगी। ठीक है, तो हमारा प्रकाश इन तरंगाग्रों के कैसा होगा, लंबवत होगा, ऐसा हाइगेंस भैया ने बोला था। ठीक है, तो ये हो गया तरंगाग्र येलो कलर का, और इनसे जो लाइंस निकली किसको बता रही है बच्चों, प्रकाश को बता रही है। इस तरीके से उन्होंने हमारा तरंगाग्र को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है, बोर्ड्स में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए जैसे उसने बोला, ये हमारे पास लेंस है बच्चों, सब जानते हो, देख के पता पड़ गया होगा, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब उत्तल लेंस है। तो बच्चों उस उत्तल लेंस के अंदर हम बोल रहे हैं कि प्रकाश कहां से आ रहा है बच्चों, अनंत से आ रहा है। तो जब प्रकाश अनंत से आता है तो बच्चों कहां पर मिलता है, मुख्य फोकस पर मिलता है। तो ये प्रकाश को मुख्य फोकस पर मिला देते हैं। तो बच्चों अब इसके लिए उसने बोला है तरंगाग्र बनाइए। क्या बनाने के लिए बोला उसने, तरंगाग्र। हम बोलेंगे, उसने बोला है निम्न चित्र के लिए तरंगाग्र बनाइए। ये हमारा प्रश्न है बच्चों, ठीक है ना, ये प्रश्न हमारा। तो बच्चों इसके अंदर अपन क्या करेंगे, पहले तो इस डायग्राम को रीड्रॉ कर लेते हैं अपन। ये हमारा सॉल्यूशन है, उत्तर है इसका। लेंस का पोता पतला और मोटा मैटर नहीं करता, ठीक है, हमें एक्सप्लेनेशन समझना है बस। ठीक है बच्चों, अब देखिए, क्योंकि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर है, इसका मतलब प्रकाश की किरणें कहां से आ रही है बच्चों, अनंत से, मतलब हमारा स्रोत अनंत पर है। जब हमारा स्रोत अनंत पर होता है बच्चों, तो उस केस में जो तरंगाग्र बनता है बच्चों, कैसा बनता है, समतल तरंगाग्र बनता है। तो यानी हमें यहां पर कैसा तरंगाग्र बनाना है बच्चों, इस केस में हमें समतल तरंगाग्र बनाना है। अब बच्चों समतल तरंगाग्र आप चाहो तो एक लाइन से बना दीजिए। ये लाइन के रिप्रेजेंट कर रही है कि अंदर जा रहा है, मतलब ऐसा प्लेन है, यूं ऐसे कट करके जा रहा है इसको अंदर की तरफ। या अगर आप पूरा बनाना चाहते हो तो आप पूरा भी एग्जामिनर को बना करके बता सकते हो कि इस तरीके के इसमें तरंगाग्र होंगे 3D में। और प्रकाश क्या बच्चों, इसके लंबवत। अगर आप ऐसा नहीं बनाना चाहते, कोई नहीं, एक स्ट्रेट लाइन बना दो, वो भी तरंगाग्र को ही बताएगा। अब ये तो होगा तरंगाग्र, ऐसे प्रकाश चल रहा है। अब प्रकाश का जो होता है मुड़ जाता है नीचे की तरफ। अब क्योंकि यहां पर ये जो मुख्य फोकस है किसकी तरह व्यवहार करेगा बच्चों, एक स्रोत की भांति व्यवहार करेगा, एक बिंदु स्रोत की भांति व्यवहार करेगा। तो इससे जो तरंगाग्र बनेंगे बच्चों, वो कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे, यानी गोलीय होंगे। और गोलीय तरंगाग्र बच्चों अपन कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरीके से। तो इस केस में हमारे पास तरंगाग्र कुछ इस तरीके से बनेंगे। आई होप सबको समझ आया होगा। प्रकाश अनंत से आ रहा था, मुख्य अक्ष की समांतर था, इसलिए तरंगाग्र बने बच्चों कैसे, समतल। जैसे ये मुख्य फोकस पर मिला, एक बिंदु पर मिल गया बच्चों, जैसे एक बिंदु पर मिलता है, बिंदु एक स्रोत के भांति व्यवहार कर रहा है। और कैसे तरंगाग्र बनेंगे इसमें, गोलीय। तो यहां पे हमारे पास कैसे तरंगाग्र बनेंगे बच्चों, गोलीय तरंगाग्र, यानी स्फेरिकल। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, चलो इसी के पास में आ जाएगा, जगह बचा लेते थोड़ी सी, ठीक है। तो देखिए अब एक और डायग्राम है हमारे पास। मान लीजिए इस बार हम जो लेंस ले रहे हैं बच्चों, कौन सा है,
इस बार है हमारे पास कॉनकेव गुफा वाला, मतलब अवतल लेंस। तो बच्चों जब प्रकाश किरणों को इसके ऊपर डाला गया मुख्य अक्ष के समांतर, आप सब जानते हो प्रकाश किरणें फैल जाती हैं, इस तरीके से फैल जाती हैं, ठीक है। और हमें पता है पीछे मिलाने पर मिलती है, लेकिन ऑब्वियसली वो रियल इमेज नहीं होती, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं, वास्तविक इसके अंदर प्रतिबिंब नहीं बनता। तो बच्चों में क्या करना है, हमने बोला यार इसके लिए बना दो, ठीक है। तो एक बार रीड्रॉ कर लेते डायग्राम, एक बार और बना लेते डायग्राम को। तो देखिए प्रकाश की किरणों को अपन ने डाला इस तरीके से और ये फैल गई। तो यानी ये बात तो समझ आ रही है कि यार है ना, यहां पर कोई बिंदु स्रोत है पीछे, हम पीछे मिला करके यहीं पर तो प्रतिबिंब बनाते, तो यहां पर ही कोई ना कोई बिंदु स्रोत है। तो बच्चों सबसे पहले तो क्योंकि प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर चल रही हैं, तो कैसा स्रोत बनेगा, समतल, ये समतल तरंगाग्र, ये पहला। अब फिर बच्चों को क्या, आपको लोगों को फिर कह रहा हूं, अगर आप ये बनाने में कंफर्टेबल नहीं हो, आप सीधी सीधी दो लाइन ड्रॉ कर दो। जैसे मान लो आप एग्जाम में ऐसा बनाना नहीं चाहते, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, आप एग्जाम में कैसा बनाकर आओगे, आप एग्जाम में ऐसा भी बनाकर आओगे तो भी चलेगा, ये भी समतल तरंगाग्र को ही बता रहे हैं। बस हमने तरंगाग्र ऐसे बताया कि प्लेन के अंदर है। भाई देखो ना, जैसे रिमोट है, आप इसको सीधा देखोगे, वैसे तो 3D फिगर है, लेकिन ऐसा देखोगे तो आपको एक लाइन ही तो दिखेगी, तो हमने बस ऐसे ही तरंगाग्र बना रखे हैं, ठीक है, ऐसे ही। तो आप चाहो तो पूरा दिखा दो, पूरा नहीं दिखाना चाहते हो तो इस तरीके से दिखा दो, आपके कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। चलो मैं सीधा दिखा देता हूं। अब बच्चों देखो आगे प्रकाश लिखो, हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे कोई बिंदु स्रोत रहा होगा, उसी से निकल रहा है। तो यहां पर हमें तरंगाग्र कैसे मिलेंगे बच्चों, यहां पर तरंगाग्र मिलेंगे हमें वापस गोलीय, लेकिन वो ऐसे आगे की तरफ बढ़ेंगे, जबकि यहां पर उल्टा था, यहां पर ऐसे बढ़ रहे थे और यहां पर इस तरीके से बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आई होप सबको बात समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास वापस कैसे तरंगाग्र हो गए बच्चों, गोलीय, और ये तरंगाग्र कैसे हो गए, समतल, ठीक है। आई होप यहां तक सबको बात समझ आ गई होगी। तो ये दो एग्जाम्पल अपन ने समझे कि तरंगाग्र बनते कैसे हैं, ठीक है। चलिए अब बच्चों चलते हैं आगे। अब बात करते हैं कि हमारे ये जो हाइगन ने बात बोली थी, जो इन्होंने तरंगाग्र का सिद्धांत दिया था, गलत क्यों हो गया, क्या कमी है इनके पीछे। तो अब अपन बच्चों बात करने वाले हैं ड्रॉबैक्स ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल, यानी हाइगन के तरंग सिद्धांत की कमियां। चलिए देखते हैं बच्चों। तो देखते हैं, अपन टॉपिक डाल देते हैं ऊपर, हाइगन्स के तरंग सिद्धांत की कमियां। तो बच्चों देखो हमारे हाइगन भैया जो थे ना, भाई लोगों ने बोला यार मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारी बात हमने मान ली, बोले मान ली, चलो ठीक है, ये तरंगाग्र बन रहे हैं आपके। अभी जो तरंगाग्र बन रहे हैं, इन तरंगाग्र पर जो बिंदु हैं, जिसको आप बोल रहे हो कि है ना ये आगे आने वाले तरंगाग्रों के लिए स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे, हमने बात मान ली तुम्हारी। पर मेरे को एक बात बताओ यार, जब मैं वृत्त खींच रहा हूं सीटी त्रिज्या का, मैं यहां पर भी खींच रहा हूं, 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 तो तुमने ये बात तो बोल दी कि यार आगे की तरफ तरंगाग्र हैं, मतलब आगे की तरफ तुमने तरंगाग्र मान लिए, लेकिन पीछे की तरफ का क्या, तरंगाग्र तो पीछे भी बन सकते हैं, तरंगाग्र तो और पीछे भी बन सकते हैं। तो आपने पीछे वाले तरंगाग्र को क्यों एक्सप्लेन नहीं करा, पीछे की तरफ प्रकाश क्यों नहीं है। जैसे टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च में प्रकाश आगे की तरफ जाता है, पीछे की तरफ तो इतना प्रकाश नहीं दिखता ना, मोस्टली लाइट तो आगे की तरफ दिखती है, पीछे की तरफ नहीं दिखती है। तो पीछे की तरफ लाइट कहां चली गई, तो वो इन चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो बोले, उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, जैसे कभी कभी नहीं होता टीचर अपन से क्वेश्चन पूछता है कि है ना बेटा ये एक्सप्लेन करो, वो एक्सप्लेन करो, है ना, XYZ कुछ भी पूछा, तो वो आगे पीछे की बातें घुमा फिरा के बोल देते हैं कि सर ऐसा ऐसा होता है, तो टीचर सेटिस्फाइड नहीं होता है। ऐसे साइंटिस्ट इनकी बात से सेटिस्फाइड नहीं हुए। इन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला यार कि है ना आगे की तरफ जो तरंग प्रकाश जो है ना, उसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता ज्यादा होती है, उनका आयाम ज्यादा होता है, और पीछे की तरफ जो प्रकाश होता है ना, उसकी तीव्रता कम होती है। मतलब ये जो तरंगाग्र बन रहे हैं ना, इन तरंगाग्रों की तीव्रता आगे ज्यादा है, पीछे कम है। यार ये क्या बात हुई,
आगे एक तरफ तो बोल रहे हो कि आगे की तरफ तरंगाग्र की तीव्रता ज्यादा है और पीछे की तरफ तरंगाग्र की तीव्रता कम है, इसलिए पीछे प्रकाश नहीं दिखता। तो हमारे साइंटिस्ट इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हुए। यार जब तुम बोल रहे हो कि ये जो छोटे छोटे बिंदु हैं ये आगे आने वाले द्वितीयक तरंगाग्रों के लिए स्रोत है, तो पीछे के लिए भी तो हो सकते हैं। तो आप किस बेसिस पे बोल सकते हो कि इसकी तीव्रता आगे ज्यादा होगी पीछे कम होगी? तो साइंटिस्ट इस बात से क्या नहीं करे, एग्री नहीं करे, लोगों ने एग्री नहीं किया, बोले नहीं यार हम सेटिस्फाइड नहीं हुए। तो इनकी पहली कमी क्या थी, ये पश्चिम तरंगाग्र की अनुपस्थिति को नहीं बता पाए। पीछे की तरफ लाइट एब्सेंट क्यों होती है, पीछे की तरफ भी लाइट प्रेजेंट होनी चाहिए। जब आप टॉर्च जलाते हो तो लाइट तो पीछे भी आनी चाहिए, आगे क्यों जा रही है? ये इस चीज को इनकी ये थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, तो हम लिखेंगे पश्चिम प्रकाश की अनुपस्थिति को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसकी व्याख्या नहीं कर पाए। तो इनका पहला ड्रॉबैक क्या था बच्चों? फिगर को मैं रब कर रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए था। तो हम पहला लिखेंगे पश्चिम प्रकाश की अनुपस्थिति की व्याख्या यानी उनका एक्सप्लेनेशन, व्याख्या नहीं कर पाए। इन्होंने क्या बोला, तो इसके अंदर अपन स्टोरी लिखेंगे, इनकी जो बात थी वो लिख देते हैं। इन्होंने बोला भाई इनके अनुसार तरंगाग्र की तीव्रता पीछे की ओर लगभग शून्य व आगे की ओर अधिकतम होती है। ठीक है बच्चों, तो पहला इनका ही ड्रॉबैक था। लेकिन साइंटिस्ट इनकी बात से सेटिस्फाइड नहीं थे। यार ये बात तो हमें हजम नहीं हो रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रही है। टीचर बोलता है ना यार ठीक है तेरा आंसर तो ठीक है यार, लेकिन मेरे को ना बात सही से समझ नहीं आ रही, मार्क्स तो पूरे नहीं दूंगा तेरे को। तो इनको भी पूरे मार्क्स नहीं मिले, इनकी सबसे बड़ी कमी थी। ठीक है, चलिए दूसरी कमी इनकी ये थी कि ये लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में मोशन क्यों करती है, सीधी सरल रेखा में गति क्यों करती है, ये नहीं समझा पाए। जिसको कभी कभी हिंदी में अपन बोलते हैं रज्जु रेखा में गति, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। तो लाइट जो है वो सीधी सरल रेखा में गति क्यों कर रहा है, ये अपनी थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो यह प्रकाश की रज्जु रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप रज्जु रेखा नहीं लिख पाए तो आप लिख लीजिएगा सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन। में गति को समझा नहीं पाए। तो ये दो कमियां थी इनकी बहुत बड़ी, ठीक है, जिनकी वजह से इनका सिद्धांत भी फेल हो गया। लेकिन हाँ, जैसा मैंने आपको बताया इनके तरंग सिद्धांत ने काफी सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हमारे लिए। जो विवर्तन था, व्यतिकरण था और ध्रुवण था, ये सब चीजें एक्सप्लेन करके गए। ठीक है, और इसके अलावा जो अपन पीछे पढ़कर आए हैं, हमने पहले क्या पढ़ा था बच्चों, हमारा परावर्तन और अपवर्तन, उन दोनों चीजों का भी एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम उस परावर्तन को इनके सिद्धांत से समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों देखो, परावर्तन का सिद्धांत इनसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आपको डायग्राम पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो मैं जैसे जैसे बनाता जा रहा हूं वैसे वैसे आप भले थोड़ा वीडियो पॉज कर करके साथ के साथ डायग्राम ड्रॉ करते जाइए और समझते जाइए किस डायग्राम में किसका मीनिंग क्या है। क्योंकि अगर आपको एक बार ये चीज समझ आ गई ना, तो फिर आपको ये अब परावर्तन का जो नियम है हमारे तरंग सिद्धांत से, उसकी व्याख्या समझ आ जाएगी। नहीं तो बच्चों ये डायग्राम में आप उलझ के रह जाओगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास बच्चों है दर्पण, क्योंकि परावर्तन चाहिए, दर्पण तो चाहिए। तो हमने एक प्लेन मिरर ले लिया, मतलब एक स्ट्रेट फ्लैट मिरर ले लिया। अब बच्चों परावर्तन में आप सब जानते हो,
परावर्तन के अंदर आई बराबर किसके होता है, आर के। पहला लॉ ये होता है, हम बोलते हैं आपतन कोण किसके बराबर होना चाहिए, हमारे परावर्तन कोण के। और दूसरी बात क्या होती है बच्चों कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों के तीनों जिस भी बिंदु पर परावर्तन हो रहा है वो सब के सब एक तल पर स्थित होने चाहिए, ठीक है ना। यानी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी जहां पर प्रकाश गिर रहा है उस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। वो तो डायग्राम एक ही तल में बन जाएगा, तो एक ही तल की तो बात टेंशन वाली नहीं है। हमें मेन चीज प्रूफ करनी है कि आई किसके बराबर होता है, आई आर के। तो देखो उन्होंने बोला यार कि प्रकाश की किरणें मान लेते हैं अनंत से आ रही है, एक दूसरे के समांतर आ रही है, तो हमारा जो तरंगाग्र बनेगा बच्चों कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो हम तरंगाग्र को ऐसे लेने के बजाय बच्चों तरंगाग्र को थोड़ा टेढ़ा ले रहे हैं ताकि वो किसी ना किसी कोण पर आकर के गिरे प्रकाश। और हम सब जानते हैं तो क्या है, तरंगाग्र बना है। ये क्या बनाया बच्चों अपन ने, ये हमारा है तरंगाग्र, ठीक है। अब जो प्रकाश इसके ऊपर गिरेगा वो तो इसके अभिलंबवत गिरेगा। तो हम यहां पर दो प्रकाश किरणों को कंसीडर कर रहे हैं, ये पहली प्रकाश किरण है बच्चों और ये दूसरी प्रकाश किरण है, ठीक है ना। ये प्रकाश है जो इसके क्या होता है बच्चों, लंबवत होता है, और ये जो हमारे पास हमारा तरंगाग्र है। अब हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, हम बोलेंगे कि यार प्रकाश गिर रहा है तो यहां पर बना देते हैं सबसे पहले हमारा नॉर्मल यानी अभिलंबवत। और हमें पता है ये वाला कोण बच्चों कितना होता है, ये वाला कोण कितना होता है, कोण आई। तो हमें कोण आई तो मिल गया, यहां से हमें कोण आई तो पता पड़ गया। अब हम बोल रहे हैं यार अभी प्रकाश आगे भी तो बढ़ेगा, तो हम कह रहे हैं भाई इस माध्यम में प्रकाश का वेग कितना है v, और t समय में कितनी दूरी तय करेगा vt, वही सेम जो पहले बोला था। तो हम बोल देते हैं यहां पर माना प्रकाश का वेग, माना प्रकाश का वेग कितना है हमारे पास v, तब t समय में, तब t समय में तय दूरी कितनी होगी बच्चों, v इंटू टी, ठीक है, आसान। अब बच्चों अगर मैं इस प्रकाश के बारे में बात करूं तो ये तो हमारा मिरर के ऊपर पहुंच चुका है, तो दर्पण में पहुंच चुका है, तो इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। और ये प्रकाश अभी तक दर्पण पे नहीं पहुंचा है, तो इसको मान लेते हैं कि कितनी दूरी तय करी इसने vt, तो vt दूरी तय करने के बाद ये मान लो किस पर पहुंच जाता है बच्चों, हमारे दर्पण पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस प्रकाश को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाएंगे अपन, ग्रीन कलर की लाइट को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाएंगे और ये प्रकाश हमारा आगे की तरफ पहुंच गया है। बच्चों इसका कुछ नामकरण भी कर देते हैं, तो अभी के अभी कर देंगे तो आसानी रहेगी, नहीं तो बाद में परेशानी आएगी। तो इसका नामकरण कर देते हैं ए पॉइंट से, इसका नामकरण कर देते हैं बी पॉइंट से, और इसका नामकरण कर देते हैं सी पॉइंट से। तो बच्चे जो सी टी है ये प्रकाश चल रहा है, तो टी समय में कितनी दूरी तय करी इसने, सी टी, तो यानी बी सी की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, सी टी या वी टी जो भी आप लिखना चाहे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। प्रकाश का वेग v लोगे तो vt हो जाएगा, c लोगे तो ct हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश के वेग को अपन c से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 गुणा 10 की घात 8, ठीक है। अब क्योंकि a बिंदु पर जो प्रकाश गिरा है वो भी तो परावर्तित होगा, उसको भी तो रिफ्लेक्ट बैक होना है, तो बच्चों वो भी क्या होगा, परावर्तित होगा। तो हम क्या करेंगे, हम कैसे बनाते हैं तरंगाग्र, हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं जितनी भी दूरी उसने तय करी है उतना क्या कर दो बच्चों, एक आर्क ड्रॉ कर दो, एक चाप खींच लो या वृत्त बना लो। तो हम बिंदु O से CT दूरी इतना क्या करेंगे बच्चों, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, इस पॉइंट A से अपन क्या करने वाले, एक आर्क ड्रॉ करने वाले हैं, कितनी लंबाई का, VT लंबाई का। अब ध्यान से सुन लो, क्योंकि VT जो लंबाई इतनी बड़ी है ना, तो यहां से भी इतनी बड़ी दिखनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं बच्चों, एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूं, मान लो मैंने यहाँ कहीं आर्क ड्रॉ करा, ये तरंगाग्र मुझे मिटाना पड़ेगा, इसको मैं साइड में लिख दूंगा, चलो साइड में पहले लिख ही देता हूं, ये क्या हमारा तरंगाग्र, ठीक है, हाँ जी। तो अपने को क्या करना है, अपने को ए बिंदु से एक आर्क ड्रॉ करना है वीटी लंबाई का। तो मान लो ये हमने आर्क ड्रॉ करा और ये आर्क यहां कहीं आया, ठीक है। तो हमने बोला यार ये तो आर्क ड्रॉ कर दिया, प्रकाश कैसे चलेगा इसमें, प्रकाश कैसे चलेगा बच्चों, प्रकाश कुछ इस तरीके से चलेगा, इसके लंबवत। तो ये जो दूरी हमारे पास बच्चों, इसको सी नाम दिया, इसको डी नाम दे देते हैं अपन। तो ये बच्चों जो एडी दूरी है ये भी कितनी हमारे पास, बी सी के इक्वली। हमने एक आर्क ड्रॉ करा और इस आर्क को ड्रॉ करने के बाद, एक चाप को ड्रॉ करने के बाद हमने बोला यार यही हमारी, तो ये वाला जो हमने बनाया, ये वाला आर्क,
इसके ऊपर अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, स्पर्शिका ड्रॉ करेंगे, हमारा तरंगाग्र बताएगा। ठीक है, तो अभी के लिए तो ये जो दूरी है यहां से यहां तक की एडी वाली दूरी, वो भी बच्चों कितनी हमारे पास, वो भी है वीटी। बच्चों हम क्या करेंगे, क्योंकि ये तरंग भाई आर्क बना ना, जैसे देखो हम ऐसे करते थे, वीटी लंबाई का एक आर्क ड्रॉ करते थे, है ना। आर्क ड्रॉ करने के बाद क्या करते थे, सबको मिला देते थे। तो यहां पर देखो ये प्रकाश बी प्रकाश यहां तक पहुंच गया, बी प्रकाश सी तक पहुंच गया, और ये वाला प्रकाश डी तक पहुंच गया। तो हमने जैसे इस बिंदु के और इस बिंदु के टेंजेंट को आपस में मिलाया ना, तो यहां पे भी आप मान लो बी से अपन एक टेंजेंट ही ड्रॉ करा था। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों बिंदुओं को मिलाना पड़ेगा। तो मिला देता हूं मैं येलो कलर की लाइन से, ये है तरंगाग्र बच्चों, ये है तरंगाग्र, समझिएगा, ये है आपका तरंगाग्र। येलो कलर से मैंने जितने बनाए वो सबके सब तरंगाग्री हैं। ठीक है, ये क्या है बच्चों, तरंगाग्र। सही है। अब बच्चों हम सब जानते हैं कि भाई अगर ये आई है तो इसको आर होना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चों ये आई है तो ये पूरा का पूरा कौन क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूं, इसी रेखा के समांतर, इसी रेखा के समांतर एक और रेखा यहां पर भी खींच रहा हूं। ध्यान से सुनना, इसी रेखा के समांतर में एक और रेखा यहां पर भी खींच रहा हूं। मुझे एक बात बताओ यार, अगर ये कोण आर हो सकता था तो क्या ये कोण आर नहीं हो सकता था, अगर मैं यहां पे एक अभिलंब खींच दूं तो बच्चों अगर वो आर हो सकता था तो क्या ये आर नहीं हो सकता क्या, ये भी हमारे पास आर ही तो हो सकता है। भाई हमने क्या करा, इस ग्रीन वाली लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर दी, सिंपल। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि आई किसके बराबर है बच्चों, आर के। आई होप डायग्राम सबको समझ आया होगा। फिर बता देता हूं, सबसे पहले अपन ने ए बी एक तरंगाग्र बनाया, दो प्रकाश की किरणें डाली बच्चों। अब प्रकाश किरणों को हमने बोला यार ये तो पहुंच गई दर्पण तक, वो नहीं पहुंच पाई बेचारी। हम बोल रहे हैं v वेग से प्रकाश गति कर रहा है, t समय बाद कितनी दूरी तय करेगा, vt, यानी b से c तक की दूरी। मान लो अब b पे था ना प्रकाश, तो कहां तक पहुंच गया, c पे। कितनी दूरी तय करने के बाद, vt दूरी तय करने के बाद। ठीक है, तो ये हमारा हो गया bc vt के बराबर। साथ के साथ ये जो a बिंदु से वो भी तो प्रकाश परावर्तित होगा, तो प्रकाश परावर्तित हुआ, लेकिन मुझे तो क्या बनाना है, तरंगाग्र। तरंगाग्र थ्योरी से समझा रहा हूं मैं तो मैंने A से एक आर्क ड्रॉ करा, एक चाप बनाया, कितनी लंबाई का बच्चों, VT लंबाई का। और ये जो VT लंबाई का चाप है वो AD से अपन ने रिप्रेजेंट करा है, और वो BC के बराबर ही है, यानी ये वाली दूरी BC वाली और AD वाली बराबर है। और मैंने बोला तरंगाग्र बनाना है मेरे को, तो मुझे तो तरंगाग्र बनाना है। तरंगाग्र कैसे बनेगा, इस पे, क्योंकि B से C तक प्रकाश पहुंच गया है और A से D तक प्रकाश पहुंच गया है, तो दोनों को मैंने एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। तो ये जो येलो कलर की लाइन है वापस ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे तरंगाग्र को। ठीक है, ये इसमें प्रकाश है, और हमने बोला यार ये होना चाहिए हमारा आर, ये पूरा का पूरा आर होना चाहिए। तो हमने क्या करा, इस ग्रीन वाली लाइन जो कि परावर्तित प्रकाश है, इसके समांतर एक ब्लू वाली लाइन खींच दी। तो बच्चों अगर इसके अंदर ही पूरा आर बनता तो इसमें भी क्या बनना चाहिए था, पूरा आर बनना चाहिए था, तो हमने पूरा आर बना दिया। तो हमें प्रूफ करना है बस बच्चों आई किसके बराबर है, आर के। अब समझेंगे आराम आराम से एक एक चीज को। तो देखिएगा बच्चों, अभी हमने बोला कि यार ये तो अभिलंबत है, और अभिलंबत क्या होता है, अभिलंबत हमारी इस क्षैतिज रेखा के समान लंबवत होता है, पहली बात तो ये। और साथ के साथ बच्चों ये जो ग्रीन वाली लाइट है ये आपतित प्रकाश है, और ये जो येलो वाली लाइन है बच्चों ये मान ली तरंगाग्र है। तो बच्चों अगर ये आई कोण है तो बच्चों ये बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पर है ना। ये ग्रीन वाली लाइट जो कि प्रकाश है, और ये जो येलो वाली लाइन है जो कि तरंगाग्र है, एक दूसरे के क्या है, लंबवत, क्योंकि ये होती ही एक दूसरे के लंबवत है। तो ये बच्चों ये कोण कितना हो गया हमारे पास, 90 - I। ठीक है, क्योंकि ये वाली लाइन ग्रीन वाली, ये रेड, ये जो येलो वाली लाइन है जो कि तरंगाग्र है उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। अब बच्चों मुझे कौन सा कोण चाहिए, मुझे ये वाला कोण चाहिए। थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूं, कलर ही खत्म हो गए। तो ये वाला कोण हमें चाहिए, ये देखो ये वाला कोण। ठीक है, ये वाले कोण की हमें रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों ये वाला कोण देखो कैसे निकालेंगे अपन, ये वाला कोण कैसे निकलेगा बच्चों, अगेन देखो ये वाली जो ब्लू कलर की लाइन है अभिलंबत है, और ये जो व्हाइट कलर वाली लाइन है इसके तो अभिलंबत है ना ये। तो बच्चों अगर ये कोण मान लो, ये वाला कोण मुझे पता है, मान लो ये कोण मैंने 2 मिनट के लिए मान लो बोल दिया फाई है, मान लो मुझे पता है 90 - I है, लेकिन मान लो फाई में बोल दिया मैंने।
तो बच्चों ये वाला कोण कितना हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के अभिलंबित है तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 90 माइनस 5। समझना अच्छे से, ये वाला जो कोण है हमारे पास, कौन से कोण की बात कर रहा हूं मैं, BAC के बारे में। ये कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस 5, क्योंकि ब्लू वाली लाइन अभिलंबित है और ये इसके अभिलंबित तो यार परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री कोण बना रही है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 90 माइनस, एक्चुअली 5 क्या है बच्चों, 90 माइनस आई, ब्रैकेट में लिखना 90 माइनस 90 प्लस आई। बच्चों सॉल्व करा कितना आ गया हमारे पास, आई। तो कुल मिला के ये कोण भी बच्चों में कितना मिला, ये कोण भी हमें मिल गया आई के बराबर। ठीक है, आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलो ये आप लिखना चाहो तो लिख लेना, ये सब रफ है ना, ये सब रफ चीज है, ये सब आपकी इच्छा हो तो लिख लीजिएगा। अब बच्चों इसी तरीके से सेम चीज यहां पर हम करने वाले हैं। राइट हैंड साइड पे आ जाओ, कलर हमें कोई दूसरा लेना पड़ेगा, चलो ब्लू कलर ले लेते हैं, अच्छा दिख रहा है। देखो अब बच्चों ये देखो, ये है हमारा, जैसे वहां पे किया था सेम यहां पर है, ये वाला जो है हमारे पास, ये तो तरंगाग्र है और ये हमने आप जो परावर्तित प्रकाश है उसके अभिलंबित खींचा है। तो ये जो आपतित प्रकाश है अभिलंबित की क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। तो अगर बच्चों ये आर है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस आर, इसको क्या बोलते थे अपन, 90 माइनस आर। सेम चीज बच्चों, क्योंकि ये जो हमारा अभिलंब है वो इस व्हाइट कलर वाली लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर मुझे ये वाला कोण निकालना है, दूसरा कलर ले लेते हैं हम, चलो ये वाला ले लेते हैं, ये वाला कोण अगर मुझे निकालना है तो क्योंकि ये इसकी अभिलंबित है तो ये वाला जो कोण होगा वो 90 में से इसको माइनस करने पे आएगा। मतलब इस कोण को मैं लिख सकता हूं, चलो इसको 2 मिनट के लिए मैं कुछ और कोण का नाम दे देता हूं, इसको अल्फा दे दिया। चलो तो ये वाला हमारे पास क्या हो गया 90 माइनस अल्फा, और अभी जैसे पहले बताया था 90 माइनस अल्फा है, इसको आप क्या लिखोगे 90 माइनस अल्फा की जगह क्या लिखूंगा बच्चों 90 माइनस आर, सॉल्व करा 90 माइनस 90 प्लस आर, यानी हमारे पास हो गया आर, यानी कुल मिला के कोण कितना हो गया आर। तो मुझे क्या प्रूफ करना था, ये कोण बन गया हमारा आई और ये वाला पूरा कोण क्या बन गया हमारे पास बच्चों आर। आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो मैं नीचे वाली सारी कहानी बच्चों रफ कर रहा हूँ, ये सारी वैसे मैंने आपको बोला था रफ ही है। अब बच्चों मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि एंगल आई जो आर के बराबर है। तो अगर आप देख पा रहे हो ढंग से, और थोड़ी बच्चों को 9th क्लास याद है, 12th के बच्चों को थोड़ी 9th क्लास याद है, तो अगर मुझे आई को आर के बराबर प्रूफ करना है तो मुझे दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूफ करना पड़ेगा। कौन कौन से दो त्रिभुज, देखो आई किस में आ रहा है, थोड़ा सा डायग्राम को गंदा तो नहीं करना चाहता मैं, ए बी सी, बच्चों देखो थोड़ा सा, ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, देखो इसमें ये रहा आई आ रहा पूरा का पूरा, ए बी सी, थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ेगा मेरे को, तो मैं हाईलाइट कर देता हूं। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं इस वाले त्रिभुज के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है ना, मैं इस वाले त्रिभुज के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने ज्यादा डार्क कर ही दिया है, होप सबको समझ आ गया होगा। तो बच्चों इसमें पूरा का पूरा हमारा आई कोण आ रहा है। तो एक तो हमारा ये त्रिभुज हो गया, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। आपको पता है मैं सर्वांग समता प्रूफ कर रहा हूं तो ऑर्डर का स्पेशली बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है ना, और ये हमारा पूरा का पूरा आई वाला कोण है। बच्चों एक और त्रिभुज हम लेंगे। अब देखो आर किस में आ रहा है, इस वाले में देखो ना येलो कलर का ही पूरा, तो मैं इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, इसको येलो ही बना देता हूँ पूरा। चलो ठीक है ना, ये वाला जो आपको कोण दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला, ये रहा बच्चों। ये त्रिभुज कौन सा है हमारे पास, ये वाला। अब देखो क्योंकि 90 डिग्री का है और मुझे आई को आर के बराबर बताना है, तो अब मैं यहाँ पे ए डी सी नहीं ले सकता। सर्वांग समता का रूल होता है कि हमें जैसे यहाँ पे ए से स्टार्ट करा ना, यहाँ पे आई कौन है तो यहाँ पे आर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा सी डी ए, तो मैं लिखूंगा त्रिभुज सी डी ए में। अब बच्चों हमें सर्वांग समता प्रूफ करनी है, तो हम यहाँ पे जो सर्वांग समता का रूल यूज करेंगे वो यूज करेंगे बच्चों आरएचएस। आरएचएस का मतलब होता है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। हिंदी में 90 डिग्री का कोण, हाइपोटेन्यूज मतलब होता है हमारे पास कर्ण, और एस साइड मतलब होता है भुजा। तो यहाँ पे अपन लंब, कर्ण और भुजा का नियम लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 90 डिग्री का कोण ढूंढो। तो बच्चों इस वाले में 90 डिग्री का कोण है बी, उस वाले में 90 डिग्री का कोण है डी, 90 डिग्री है। दूसरी बात, फिर हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, तो 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो इसमें कर्ण कौन है बच्चों, ए सी। उसमें कौन है, ऑर्डर का ध्यान रखना, सी ए, दोनों क्या है
उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन। और थर्ड बच्चों में चाहिए साइड, खुद ही नोटिस कर लो, ए बी बी सी के इक्वल बोली थी, ए बी इसमें आ रही है देखो ए बी, और उसमें क्या आ रही है बच्चों बी सी, ये देखो ये रही बी सी, लेकिन ऑर्डर का ध्यान रखेंगे, अपन लिखेंगे ए बी और यहाँ पे अपन बी सी नहीं लिख सकते, ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे अपन ने गड़बड़ करी, यहाँ पे ए बी नहीं, यहाँ पे ए डी आएगा, मैंने लिखने में गड़बड़ करी, यहाँ पे ए डी आएगा, क्योंकि हमने इतना ही आर्क इसी के अकॉर्डिंग तो आर्क ड्रॉ करा था, तो ये ए डी आएगा। यहाँ पे हमने गड़बड़ लिखा था, पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ए डी आएगा क्योंकि हमने इसके साथ आर्क ड्रॉ करा था, ठीक है। तो बच्चों इसमें तो आ गया ए डी और इसमें आ गया हमारे पास हमारा बी सी, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं ए डी बराबर बी सी। ए डी किस में आ रहा है, कौन से वाले त्रिभुज में आ रहा है, इस आई वाले, इस वाले में, आर वाले में। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे, कौन लिखेंगे बच्चों बी सी, तो लिख दिया अपन ने बी सी, और ये क्या लिख दिया अपन ने ए डी, दोनों के आपस में बराबर है क्योंकि अभी अपन ने प्रूफ करा है वीटी है, ठीक है। तो बच्चों क्योंकि तीनों चीजें बराबर हो गई तो इसके हिसाब से अपन बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए के। रूल क्या लगा, रूल हमारे पास लगा RHS, ठीक है ना, रूल क्या लगा हमारे पास RHS, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो हम बोल सकते हैं बाय CPCT, ठीक है ना, बाय CPCT कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है, दो सर्वांगसम त्रिभुजों के सर्वसम भाग, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखो अपन यहां पे इसके बाद लिख रहे हैं बाय CPCT हम बोल सकते हैं कोण आई किसके बराबर हो गया बच्चों आर के। पहला रूल तो प्रूफ कर दिया अपन ने, और दूसरा रूल क्या होता है कि क्योंकि हम तीनों को एक ही प्लेन पर एक ही तल पर बना सकते हैं, इसलिए जो हमारा जो दूसरा रूल था कि भाई हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर होने चाहिए, वो भी तीनों के तीनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो अपन दूसरा क्या बोलेंगे, चूंकि यह आरेख एक तल पर बनाना संभव है, एक तल पर बनाना संभव है, बनाना संभव है, अतः आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब एक ही तल में होंगे, एक ही तल में होंगे। आई होप सबको बात समझ आ गई होगी। तो दो रूल हमें प्रूफ करने होते थे, हमने दो रूल प्रूफ कर दिए। बच्चों हो सकता है आपको पहली बार में आप जब डेरिवेशन देखो तो ना समझ आए, आप एक बार वापस वीडियो को थोड़ा बैक जा करके देखना, क्योंकि मुझे पता है एकदम से बच्चे के दिमाग में फिट नहीं होती डेरिवेशन, ठीक है। तो है तो कोई डेरिवेशन नहीं, वो 9th क्लास वाली मैंने सर्वांग क्षमता ही लगाई है, बट जैसा मैंने आपको बोला था डायग्राम मैटर्स, एक बार डायग्राम आ जाएगा ना फिर कहीं परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप सबको ये चीज समझ आ गई होगी। तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला था कि वीडियो लंबा नहीं होगा तो मैं आपको आज अपवर्तन पढ़ा दूंगा, लेकिन ऑब्वियसली वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है, 40-45 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं। तो बच्चों हमारा जो अपवर्तन वाला पार्ट था, अपवर्तन का जो नियम होता है हमारे पास वही साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है वो अपवर्तनांक के इक्वल होता है, वो अपन प्रूफ करेंगे वही हमारी वेव थ्योरी से, लेकिन नेक्स्ट लेसन में। तो बच्चों इस लेसन के लिए इतना ही, आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। बच्चों इसी के साथ ही हमने क्लास 12th का पेड बैच भी स्टार्ट करा है, उस पेड बैच में आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। इसके अलावा जो मैं आपको स्लाइड पे पढ़ा रहा हूँ वो सब कुछ कंटेंट आपको मिलेगा। आपको डाउट सॉल्विंग क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी और डाउट सॉल्विंग ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसमें आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हो, उसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को भेज दूंगा। इसके अलावा बच्चों हम आपको नीट के, जेई के और एनडीए के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने वाले हैं, और साथ के साथ हमारी एनसीईआरटी के जो बैक के क्वेश्चन हैं सारे इस बार हमने पूरा ठान के रखा है कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को, भले हम यूट्यूब पे लाइव ना करा पाए, लेकिन वीडियो कंटेंट की फॉर्म में उस पेड कंटेंट में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब बच्चों पेड कंटेंट का मतलब ये नहीं कि हम आपसे बहुत भारी भरकम फीस ले रहे हैं,
कुछ 1000-1200 रुपये जो भी फीस है आपकी, आप नंबर जो नीचे फ्लैश हो रहे हैं उस पर है बात कर सकते हैं इसके बारे में। बहुत ही कम से चार्जेस हैं, वो भी क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली में ऐप वगैरह मेंटेन करके रखनी पड़ती है, तो बहुत ही नॉर्मल से चार्जेस आप लोगों से लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।